बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है इश्क आतिश है, मुकम्मल नावल। चलिए शुरू करते हैं। हानिया एयरपोर्ट पर बेचैनी से खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसने ब्लैक स्लीवलेस शर्ट जिस पर वाइट ऑफ कोट और इसकी हमरंग टाइट जीन्स पहनी हुई थी। हानिया बार बार बेचैनी से हाथ में पहनी हुई घड़ी में वक्त देखती और फिर बुरा सा मुँह बनाती। शुक्र है खुदा का असलम लाला, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। बेटी माफ़ करना, असल में आप कराची की ट्रैफिक से तो वाकिफ़ है। अच्छा कोई बात नहीं, आप चले, बहुत देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी बेटी चलिए चलिए। उफ़ या अल्लाह, रात के 2 बज गए हैं, सुबह इंटरव्यू के लिए भी जाना है। हानिया ने मुँह बसोरते हुए कहा। धड़ से बिस्तर पर गिर गई। सुबह 8 बजे। असलम लाला प्लीज़ जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। ये लो बेटा टी। लेकिन मैं जूस पीऊँगी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। लाइट पिंक लिपस्टिक और सीधे स्ट्रेट कट बाल। हानिया ने पिंक ब्लैक कुर्ता और ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। हानिया फुल स्पीड में गाड़ी भगा रही थी कि अचानक एक लैंड क्रूज़र ने इसकी गाड़ी को हट किया। व्हाट द हेल, अब ये कौन है। हानिया ने आग बबूला होते अपनी गाड़ी से निकली। इस नौजवान ने जिम ड्रेस पहना हुआ था, सर पर कैप और चेहरे पर गॉगल। इसका रुआबदार पर्सनैलिटी थी। ओह ये क्या। उसने हानिया की गाड़ी का वाइपर तोड़ रखा था। हानिया किसी जंगली बिल्ली की तरह उसे देख रही थी। उसने अपने चेहरे से गॉगल उतारे और हानिया को देखा, जो इसको इस वक्त घूरने में मसरूफ़ थी। उसने हानिया के ऊपर एक नज़र दौड़ाई और अपने होठ दांतों में दबाकर मुस्कुराया। हानिया ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मैं आपको मजाक करती हुई नज़र आ रही हूँ? अभी तो यही लग रहा है, इसने शरारती लहजे में बोला। ये क्या है? इसने हानिया को देखा और हंसते हुए बोला, गाड़ी है और क्या। देखिए जनाब, आपने मेरी अच्छी खासी गाड़ी का हशर बिगाड़ दिया है, हानिया ने चिढ़ते हुए कहा। और आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि गलती करके माफ़ी मांगी जाती है। आई एम सॉरी। देखा, सिर्फ 3 अल्फाज है, पर नहीं, आप तो आगे से बदतमीज़ी करते चले जा रहे हैं। मुझे किसी ने तमीज़ सिखाई कि नहीं, इसको छोड़ो, मगर लगता है आपको किसी ने ड्राइविंग नहीं सिखाई है। कहे तो मैं सिखा दूँ, उसने शरारती लहजे में हानिया को तंग करते हुए बोला। हद होती है। लिसन मिस्टर वॉटेवर, अगर इस वक्त मैं लेट ना हो रही होती तो आपसे अपना हक लिए बिना ना जाती। तो ये बात है। ये कहकर उसने अपने वॉलेट में से चंद पैसे निकालकर हानिया के आगे किए। हानिया चंद मिनट इसकी नीली आंखों में नफरत भरी निगाहों से देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर इसके हाथ से पैसे लिए। वो मुस्कुराकर हानिया को देखता रहा। हानिया ने उन पैसों के चंद टुकड़े किए और हवा में उछाल दिए। वो इससे पहले कुछ कहता, हानिया अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और वो इसको हैरानी से तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। वो भागती हुई मैम दरीम के कैबिन में गई। आई एम सो सॉरी मैम, मैं आज लेट हो गई। हानिया कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आपको पाकिस्तान आए हुए सिर्फ एक ही रोज़ हुआ है। मैंने आपसे कहा भी था कि आप आज रेस्ट कर ले, कल से ज्वाइन करेंगे, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। ओह वो एक्चुअली, हानिया ने नज़रें चुराते हुए बोला। अच्छा आप छोड़िए ये सब, आपका इंटरव्यू समझिए क्लियर हो गया। बस आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। आप 1 साल से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकती। ओके डियर। जी ठीक है, हानिया ने मुस्कुराते हुए बोली। हानिया ने जब अपना मोबाइल चेक किया तो इसमें इरम की 10 मिस्ड कॉल थी। हानिया ने इरम को कॉल बैक की। तो अब भी कॉल ना करती तुम मुझे। सॉरी इरम, मैंने फ़ोन चेक नहीं किया था। और तुम कितनी बदतमीज़ हो, तुम पाकिस्तान आई हुई हो और मुझे बताया भी नहीं। सॉरी, थोड़ी मसरूफ़ थी, लेकिन मैं मिलूँगी ना तुमसे कल, पक्का। ओ हेलो, कल नहीं आज, हम आज मिल रहे हैं। और बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। रात को मेरे फार्म हाउस पर पार्टी है, तुम वहाँ आ रही हो? ओके। और कुछ नहीं, तुम आ रही हो? अच्छा ठीक है, हानिया ने हार मानते हुए कहा। हानिया ने ब्लैक कलर की कैप्री जीन्स और रॉयल ब्लू कलर की सिल्क टॉप जिसकी आस्तीन पर कट लगे हुए थे
बाल खुले छोड़े थे जो आधे कमर पर और आधे सामने कंधे पर लटक रहे थे, और रॉयल ब्लू कलर की ब्लॉक हील पहनी थी। ओ हानी, इरम भागती हुई आई और हानी के गले लगी। कैसी हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। आओ मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलाती हूँ। इनसे मिलो, ये है शानजे, अल्तमश, हारून और ये है मिस्टर हैदर अली। इन सब ने हानिया से हाथ मिलाया। हेलो, नाइस टू मीट यू मिस हानी। माय नेम इज़ हानिया, हानिया खान। ओह, नाइस नेम हैदर, तुम भी मिलो मुझ। और हाँ, इसने मोबाइल से नज़रें हटाकर कहा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक साथ बोले, तुम? वो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चिल्लाए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ इन मोहतरमा को, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल, कुछ इंसान अपनी गलती हमेशा याद रखते हैं, हानिया ने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। मुझे लगता है तुम दोनों पहले मिल चुके हो और ये इत्तेफाक ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम और हानी एक दूसरे को यूँ चीर फाड़ देने वाली निगाहों से देख रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा निम्रा, इनसे मिलने का हसीन इत्तेफाक पहले हो चुका है, जो काफ़ी हद तक मुझे महंगा पड़ा था। क्यों मिस, सही कहा ना? हैदर ने मुस्कुराते हुए हानिया को देखा, जो इसको मुसलसल घूरने में मसरूफ़ थी। हानिया वहाँ से मुंह बसोरती हुई दूसरी टेबल पर आ गई। हैदर की नीली आंखें मुसलसल हानिया को देख रही थी। हाय, माई सेल्फ इज़ हैरी, नाइस टू मीट यू मिस्टर हैरी। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बस वैसे ही, म्यूज़िक की आवाज़ काफ़ी लाउड है। आप कहाँ से बिलोंग करती है? जी, मैं फ्रांस से। ममा और बाबा फ्रांस से थे। मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। ओह अच्छा, तो कैसा लगा आपको हमारा पाकिस्तान? नहीं, मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। इज़ नॉट अ माई फर्स्ट टाइम। क्या आप मेरे साथ एक डांस करना पसंद करेंगी? नहीं, मुझे इसका शौक़ नहीं है। ये कहते हुए हानिया वहाँ से चली गई। उफ़, इट इज़ टू लेट अगेन। हानिया भागती हुई अपने कैबिन में आई और जल्दी जल्दी फाइल्स उठाने लगी। हिबा मैम आ गई है क्या? नहीं हानिया, वो कुछ दिनों के लिए दुबई ट्रिप पर गई है। अच्छा, तो फिर ऑफिस को कौन? ओ, इनके बेटे, जो तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा इंतज़ार? हानिया ने हिचकिचाते हुए कहा। और हाँ, अब जाओ, तुम ऑलरेडी लेट हो। हाँ, मैं जा रही हूँ। मे आई कम इन सर? जी आइए। वो कुर्सी को दूसरी जानिब मोड़ कर बैठा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन सा टाइम है ऑफिस आने का? ये ऑफिस है, आपका घर नहीं, जो जो जब दिल करेगा तब आएंगी आप। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम मेक श्योर आप वक्त की पाबंदी करेंगी, दैट क्लियर? ये कहते हुए उसने अपनी कुर्सी मोड़कर हानिया को देखा, जो इस वक्त सर झुकाए खड़ी थी। वो एकदम अपनी कुर्सी से खड़ा होकर चंद मिनट इसको चुपचाप देखता रहा और एकदम बोला, हानिया, आप कर दिया मोहब्बत करके इसने मुझे बदनाम। ना सोचा ना समझा, सरे आम नीलाम कर दिया। अब इस शहर बेवफा किस किस को कहे गद्दार हम। इसने तो अपना नाम देकर मुझे बदनाम कर दिया। हैदर हानिया के करीब आया और नरमी से बोला, आप इतनी मासूम भी हो सकती है? हानिया ने एकदम सर ऊपर करके उसको देखा। आप? और यहाँ? वो मुस्कुराता हुआ अपनी सीट की जानिब बढ़ा। जी, मैं और यहाँ, इसने हानिया को देखते हुए कहा। जी मिस हानिया, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं जानबूझकर लेट नहीं आई हूँ, मैं थोड़ा बिज़ी थी। ओह, वैसे भी आप यहाँ की ट्रैफिक। अच्छा, बस बस, आप तो पूरी स्टोरी याद करके आई है। व्हाट यू वर मीन बाय दिस? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं बीच में कहाँ से आ गया? हैदर ने माथे पर बट डालते हुए पूछा। क्यों, आपने झूठ नहीं बोला था? आपने मेरी गाड़ी को हर्ट किया था और फिर साफ मानने से इनकार कर दिया, और आप मुझे झूठी बोल रहे हैं? हैदर अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और हानिया के करीब आया। उसने हानिया को उसकी कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब किया। क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लोग मेरे सामने कुछ भी बोलने से 10 बार सोचते हैं, और तुम जब से आई हो मुझसे लड़ी जा रही हो। हानिया चुपचाप खड़ी इसकी नीली आंखों में खुद को देख रही थी। तुम
बे इंतहा बदतमीज, बेशरम, बेगैरत, बेहिस, खड़ूस और गिरे हुए दरिंदे हो। हा 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 हा। वो एकदम हानिया से दूर होकर बेधड़क हंसने लगा। लेकिन फिलहाल तो मैं आपका बॉस हूँ। बॉस? माई फुट। हानिया ये कहती हुई वहाँ से पलटी। उसने अचानक हानियत का हाथ पीछे मोड़ते हुए इसको अपने बाजू में दबोचा। नहीं, आज के बाद दोबारा नहीं। हानिया इसकी नीली आंखों में मौजूद गुस्से की तपिश को महसूस कर सकती थी। एक हफ्ता बाद। मिस हानिया कहाँ है? वो मुझे काफ़ी दिन से नज़र नहीं आ रही। कहाँ है वो? सर वो दरअसल रिज़ाइन दे चुकी है। क्या? इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे मामा ने बताया था। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। हानिया घोड़े बेचकर अपने रूम में सो रही थी। सर आप कौन हैं? किससे मिलना है आपको? हानिया घर पर है। जी, पर आप कौन हैं? अरे अरे सर प्लीज़। हानिया बेड पर सो रही थी। वो बिना धड़क हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया ने ब्लैक स्लीवलेस शर्ट और ब्लैक ही कैपरी पहनी हुई थी। वो चंद मिनट तक अपनी नीली निगाहें हानिया पर जमाए खड़ा इसे देख रहा था। हानिया के चेहरे पर मौजूद उन लटों को अपनी उंगली से हटाया। हानिया बेखबर सो रही थी। वो हानिया के करीब गया और नरमी से इसके आँखों के नीचे चूमा। हा हा हा। वो बच्चों की तरह गहरी नींद सो रही थी। उसने अपना चेहरा हानिया के कान के करीब किया और मुस्कुरा कर बोला, हानिया, हानिया। हानिया एकदम चिल्ला कर खड़ी हुई। आप यहाँ? हानिया ने जो ही आँख खोली तो हैदर को अपनी इतना करीब पाकर चिल्ला उठी। आप और यहाँ किसकी इजाज़त से आप मेरे घर में दाखिल हुए हैं? गार्ड्स, गार्ड्स। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है मिस हानिया, आपका फ़ोन बंद था और इतने दिन से आप बिना परमिशन छुट्टी पर थी। ऑफिस भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको सरप्राइज़ दे दूँ। भाड़ में जाए आप और आपका ये सरप्राइज़। आप शायद अभी मुझे जानते नहीं हैं। 1 सेकंड में खड़े खड़े आपको जेल भिजवा सकती हूँ मैं। फिर निकलेंगी आपकी ये सारी अकड़। आप समझते क्या है खुद को? आपका नाम तो हिटलर होना चाहिए था, शेख चिल्ली कही के। हानिया ने मुंह बसोरते हुए कहा। इसके इस बात पर हैदर ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। हानिया को जैसे इसका ये कहकहा चीरते हुए गुजरा। आप कितने बेशरम इंसान हैं। शर्म तो आपके पास से गुजरी भी ना हो। इंसान में थोड़े मैनर्स होते हैं। नहीं मगर आप तो सब बेच आए हैं। आपके माँ बाप ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई क्या? हानिया ने जो ही माँ बाप का नाम लिया तो हैदर एकदम किसी शेर की तरह उस पर गुर्राया। अपनी हद में रहो लड़की। इसने ये कहते हुए हानिया को बाजू से झंझोड़ा। हानिया इसका ये रवैया देखकर एकदम सख्ते में रह गई। कल से लगातार ऑफिस आएंगी आप। आपने हमारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, पूरा किए बिना आप जॉब नहीं छोड़ सकती, समझी? हानिया को जैसे मुंह पर टेप लग गई हो। वो कब इसको छोड़कर वहाँ से चला गया इसको खबर भी नहीं हुई। किस्म का इंसान है ये, पागल आदमी, बेहिस, बेशरम, बेगैरत। हानिया इसकी तारीफ़ें करने में मसरूफ़ थी कि वो फिर इसके करीब पड़ा, साइड टेबल से अपना सेल फोन उठाया और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। हानिया का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। हेलो निम्रा, कहाँ हो हानी? कब से फ़ोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? वो मैं वॉशरूम में थी। तुम बोलो क्या बात है? आज रात हिबा का वलीमा है और तुम और मैं साथ जा रहे हैं। नहीं निम्रा, मैं नहीं जा सकती, मेरा मूड नहीं है। चुप करो मूड की बच्ची, रात 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगी। माशाल्लाह हानी, तुम इस मैक्सी में कितनी प्यारी लग रही हो और तुम भी इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। ये ब्लैक साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। हानिया ने प्यार से कहा। तुम तो अब मेरी तारीफ़ करूँगी, मैंने जो तुम्हारी तारीफ़ की है। नहीं निम्रा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम सच में। हाँ हाँ, मजाक कर रही थी यार। हानी तुम फ्रंट सीट पर बैठो, मैं पीछे बैठूँगी। ठीक है। हानिया जैसे ही अंदर बैठी तो आप, इसने हैरानी से बोला। हैदर ज़रा सा मुस्कुराया। जी मैं। हानी ये मेरे भाई है, हैदर अली शाह। ओह ये तुम्हारे भाई है? हानी क्यों? लेकिन नहीं, कुछ नहीं। हानी ने झिझकते हुए बोला। अब चले, अगर आपके होश बहाल हो गए हो तो। इसने मुस्कुराते हुए बोला। हाँ जी भाई चले। ये शोर की आवाज़ कैसी? ये शोर की आवाज़ कैसी? हानिया मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। एक बच्ची को रोककर हानिया ने इससे पूछा।
बेटा बात सुनो। जी कहिए हानिया अपी, ये शोर की आवाज़ कैसी है? वो निम्रा बाजी की साड़ी खुल गई है क्या? निम्रा की? हानिया भागती हुई स्टेज पर गई और निम्रा के इर्द गिर्द अपना स्टॉल लपेट कर इसे ड्रेसिंग रूम में ले आई। हैदर भागता हुआ ड्रेसिंग रूम में आया, जिधर हानिया निम्रा की साड़ी ठीक करने के बाद इसको चुप कराने में मसरूफ़ थी। निम्रा निम्रा क्या हुआ? ये सब कैसे? निम्रा उठकर हैदर के गले लग गई। भाई प्लीज़ मुझे घर जाना है अभी। हाँ चलो। हैदर निम्रा को लेकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। रात 2:30 बजे निम्रा की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हैदर उसके कमरे में भागा। निम्रा ज़मीन पर पड़ी मोबाइल की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। निम्रा निम्रा क्या हुआ भाई? हैदर ने मोबाइल उठाकर देखा तो निम्रा की आज की फंक्शन की वीडियो यूट्यूब पर वायरल थी और इसमें बहुत से शर्मनाक कमेंट्स थे। निम्रा ब्रेन ट्यूमर की मरीज थी, जिसकी वजह से इसके नाक और मुंह से खून जारी हो गया था। निम्रा देखते ही देखते अपना आप छोड़ने लगी और ज़मीन पर गिर गई। हैदर इसके पास आया और उससे पूछने लगा, मेरी जान सब ठीक कर दूंगा मैं, मुझे बताओ ये सब किसने किया है? इसके सांस अटकी हुई थी और एक ही लफ्ज़ वो बमुश्किल बोल पाई थी, हानी। और ये कहते ही वो बेहोश हो गई। हैदर आईसीयू के बाहर टहल रहा था और शावेज इसको दिलासा दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। हैदर निम्रा की वीडियो किसने वायरल की थी? शावेज ने हैदर से पूछा। शायद हानिया ने। हैदर ने बेइंतहाई ज़ब्त से हानिया का नाम लिया। क्या हानिया? शावेज ने हैरानी से पूछा। अभी इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू जारी ही थी कि आईसीयू से एक सीनियर डॉक्टर बाहर आई। मिस्टर हैदर, आई एम सॉरी, हम निम्रा को नहीं बचा सके। ये क्या बकवास कर रही है आप? हैदर गज़ब में भरा डॉक्टर की तरफ बढ़ा। हैदर रुको, मैं बात करता हूँ ना। शावेज ने हैदर को डॉक्टर के पास जाते हुए रोका, मगर वो हैदर परेशानी से बोला, मैं बात करता हूँ ना। शावेज डॉक्टर के पास आकर बोला, देखिए आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं करें, अच्छे से अच्छा इलाज करें, पर सर, शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड, आई एम सॉरी। ये कहकर डॉक्टर आगे चली गई। अरे हैदर, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। हैदर गजब में भड़का हुआ पार्किंग एरिया में मौजूद अपनी गाड़ी में जाकर बैठा। गाड़ी फुल स्पीड से रोड पर दौड़ा रहा था। हानिया बाहर गार्डन में घास पर बैठी किताबों में नजरें जमाई हुई थी कि अचानक इसको गेट पर मौजूद गार्ड्स की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हानी ने वाइट बैगी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। उसने अपने पूरे बालों को एक क्लेचर में लपेट रखा था, पर चंद लट्टे इसके चेहरे पर गर्दिश कर रही थी। हानिया एकदम गेट के बाहर आ गई। लाला क्या हुआ? हानिया जैसे ही बाहर गई तो इसकी नज़रें हैदर पर गई। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि हैदर ने इसको बालों से दबोच कर बाहर निकाला। हैदर ने इसके बालों को इतनी सख्ती से पकड़ा कि हानिया के सर पर मौजूद क्लेचर टूट गया और हानिया के बाल क्लेचर से आज़ाद होकर इसके चेहरे पर बिखर गए। हानिया दर्द की शिद्दत महसूस करते हुए बुरी तरह चिल्लाई। उसने हानिया को फ्रंट सीट पर ज़बरदस्ती बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। ये क्या जंगलीपन है? हानिया ने हैदर को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। उसने हानिया का मुंह दबोचते हुए कहा, अपनी बकवास बंद रखना। और ये कहते हुए इसने सीट बेल्ट की मदद से हानिया के हाथ बुरी तरह पीछे मोड़ते हुए बांध दिए और अपने जेब से एक रुमाल हानिया के मुंह में दबा दिया कि वो कुछ बोल ना सके। हानिया समझने से कासिर थी कि ये सब क्या हो रहा है आखिर। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। गाड़ी तेजी से दौड़ पड़ी। हानिया ने एक नज़र हैदर पर डाली। इसकी नज़रें सुर्ख हो रखी थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बंगले के बाहर रुकी। वो हानिया को बाजू से पकड़कर बंगले के अंदर ले गया। वहाँ मौजूद एक सोफे पर इसने हानिया को ढकेला और खुद इसके बेइंतहा करीब आया। तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ऐसा बना दूंगा कि तुम मरना भी चाहूँगी, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे जिस्म में रूह तो होंगी, मगर तुम्हारे खून का एक एक कतरा मैं अपने हाथों से निचोड़ दूंगा। मैं और तुम्हें जलील व ख्वार करके इस दुनिया के सामने पेश करूंगा। तुम इस दुनिया देखने से कासिर। तुम्हारे पास आंखें तो मौजूद होंगी, तुम्हारे पास ज़बान तो होंगी, मगर तुम अपने लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए उसने हानिया के मुंह पर टेप की कई परत लपेटी। इसने हानिया की आंखों को एक काले रंग के कपड़े की मदद से लपेट दिया। हानिया बुरी तरह मचल रही थी
और अपनी पूरी ताकत से खुद को इस कैद से आज़ाद करवाना चाह रही थी। हानिया महसूस कर सकती थी कि अब इस कमरे में कोई भी नहीं है। चंद ही लम्हों में हानिया पर गूंगी तारी हो गई। एक दिन बाद एक जोरदार पानी का गिलास हानिया को जगाने के गर्ज से इस पर डाला गया। हैदर इसको बाजू से पकड़कर कहीं ले जाने लगा। हानिया खुद को बेइंतहा कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये सब इसके साथ क्यों हो रहा है। हानिया को एकदम बेड पर धक्का दिया गया। उसने हानिया की आंखों पर से कपड़ा हटाया। हैदर ने हानिया को झटके से बेड पर फेंका और खुद इसके करीब बढ़ते हुए बोला, तैयार हो? हानिया के मुंह पर टेप बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। हैदर ने लैपटॉप खोला। जानती हो अब क्या होगा? इसने हानिया की तरफ देखते हुए कहा। इसमें तुम्हारी मूवी बनेगी और फिर वो ठीक इसी तरह वायरल होंगी जिस तरह तुमने की थी। लेकिन इस मूवी को देखने वालों को ऐसा लगेगा जैसे ये सब तुम्हारी सहमति से हो रहा है। इसने हानिया को खड़ा किया। हानिया अपनी पूरी जद्दोजहद खुद को खोलने में लगा रही थी, पर वो कहाँ एक नाजुक लड़की जो अब इतनी सख्त बेल्ट से खुद को आज़ाद करा पाती। हानिया बुरी तरह रो रही थी। उसका मुंह बंधा हुआ था, मगर उसकी सिसकियाँ हैदर को साफ सुनाई दे रही थी। इसने वीडियो का बटन क्लिक किया और खुद हानिया के करीब बढ़ा। हानिया की आंखों में दर्द और इल्तिजा थी कि किसी तरह बस वो यहाँ से आज़ाद हो जाए। हैदर का इसकी तरफ बढ़ता हुआ हर एक कदम इसकी तकलीफ में इजाफा का बाज़ बन रहा था। हैदर ने अपनी पीठ लैपटॉप की जानिब की हुई थी ताकि इसका चेहरा वीडियो में ना आ सके। हानिया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी शिद्दत से हानिया बेड पर जा गिरी। हैदर ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे वीडियो देखने वालों को यह अंदाज़ा हो सकता कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसने हानिया की आस्तीन का एक हिस्सा फाड़कर हवा में उछाला। इसने हानिया को थप्पड़ मारा। थप्पड़ की वजह से वो एकदम बेहोश हो गई। इसके बेहोश होते ही हैदर इससे दूर हटा, रिकॉर्डिंग रोकी और कमरे से बाहर चला गया। चंद घंटे बाद वो दर्द की शिद्दत से करार रही थी। हानिया अपना सर पकड़ती हुई उठी और बमुश्किल कमरे से बाहर निकली। इसको लगा कि शायद अभी घर में कोई नहीं है। वो हैरान रही ये देख के कि अब वो इससे आज़ाद थी। इसके मुंह और हाथ खुले हुए थे। हानिया अब वहाँ खड़ी थी कि सामने से हैदर चलता हुआ उसके करीब आया। अरे मिस हानिया, आपकी नींद पूरी हो गई? आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उसने हानिया का बाजू ज़बरदस्ती पकड़ा और इसको एक कुर्सी पर बिठाया। खुद एक कुर्सी हानिया के करीब रखी और अपना मोबाइल ऑन करके यूट्यूब खोला, जिस पर हानिया की वो वीडियो अपलोड थी। लोगों ने कई कमेंट्स और लाइक किए हुए थे। हानिया ने एकदम इसका गिरेबान पकड़ा। बेहिस इंसान, तुमने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की? हैदर, क्यों किया था? मेरी गलती क्या थी? मैंने क्या किया था? हैदर, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हानिया बुरी तरह इसका गिरेबान पकड़े चिल्ला रही थी। अचानक हैदर ने इसके हाथ ममोड़ते हुए कहा और एक हाथ से उसके बालों को दबोचा और अपने करीब किया। डर लग रहा है? तकलीफ हो रही है? अरे तुम इतनी जद्दोजहद ना करो मुझसे खुद को छुड़ाने की, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहा तुम और कहा मैं। वो ज़रा सा मुस्कराया। चलो आज एक और नई सज़ा की बारी है। कैसी सज़ा? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हानिया ने अभी इतना ही कहा था कि उसने हानिया को मोड़ा और उसका मुंह मजबूती से एक कपड़े से बांध दिया और उसके हाथ को अपनी एक मुट्ठी से पकड़ा। वो हानिया को एक कमरे में ले गया और इसको सामने कुर्सी पर बिठाया। गुलजार, गुलजार, जी जी साहब जी, जाओ जाकर वो बैग लेकर आओ। अच्छा जी, ला भी लाया। गुलजार ने वो बैग लेकर आया। गुलजार ने एक नज़र हानिया पर डाली और जाकर वो बैग लेकर आया। उसने वो बैग हानिया के सामने किया। इसमें एक बिना आस्तीनों वाली काले रंग की नाइटी मौजूद थी। इसको जल्दी पहनो। हानिया ने अपना चेहरा मोड़ा। वो करीब गया और हानिया के मुंह से कपड़ा हटाया। जाओ अब। कुछ देर बाद हानिया वो कपड़े पहनकर बाहर आई। इसको वो कपड़े बहुत अजीब लग रहे थे, मगर फटे कपड़ों के आगे किसी गनीमत से कम नहीं थे। चलो, हैदर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा।
وہ لوگ ایک کمرے میں گئے جہاں بے انتہا سردی لگ رہی تھی، جیسے کافی عرصے سے یہاں کی اے سی بند نہیں کی ہو۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں اور پیروں کو بیلٹ سے باندھا اور خود سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ اپنی ننھی سی پوری جان لگا کر اپنے ہاتھ پیر کھولنے میں مصروف تھی۔ اس کا ڈر اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کافی ٹھنڈ تھی جس کے باعث ہانیہ کانپ رہی تھی۔ حیدر سامنے بیٹھا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ تم میں اتنی جان نہیں ہے کہ اتنی سخت بیلٹ کو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کھول سکو۔ چھوڑ دو یہ فضول کی جدوجہد، تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ اس نے اس لڑکی کا گال سہلاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب ایک کام کرتے ہیں، کیوں نہ تم سے نکاح کر لیا جائے؟ اس نے ہانیہ کے بازو پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ حیدر نے ہانیہ کا گال نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا، چلو نکاح کر لیا جائے۔ ہانیہ نے اپنی پوری طاقت لگا کر پاؤں کی مدد سے حیدر کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ حیدر زمین پر جا کر گرا۔ ہانیہ کی اس حرکت پر وہ کسی شیر کی طرح دہاڑتا ہوا ہانیہ کے قریب گیا، مگر اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ پیٹا جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ ہانیہ اسے جاتا دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھا۔ ایک دن بعد، باجی آپ پلیز یہ پہن لیں، سر آتے ہوں گے، وہ بہت ناراض ہوں گے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ تم اس درندے صفت انسان کو سر بول رہی ہو؟ وہ ایک جانور ہے، اس کو انسان کہنے والا خود انسان نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ تم بھی یہاں سے، اور بول دو اس جانور کو میں ہرگز اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ ماں سے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ ہانیہ جیسے ہی پیچھے مڑی تو وہاں حیدر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ تم کس قسم کی لڑکی ہو ہاں؟ اپنی دوست کے ساتھ وہ کیا جو کسی دشمن کے ساتھ نہیں کرتا، اور اب ان سب کے بعد بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اور اتنی بے حسی سے نوکروں کے سامنے کھڑی باتیں بنا رہے ہو؟ پاگل ہو؟ ہانیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کون سی دوست؟ آخر کیا کیا میں نے؟ ہانیہ نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں تم نے کیا کیا۔ حیدر نے اس کو بیڈ پر دھکا دیا، سائڈ پر پڑی بیلٹ اٹھائی اور اپنی پوری طاقت سے ہانیہ کو خوب مارا۔ ہانیہ کی چیخیں پورے حیدر ولا میں سنائی دے سکتی تھی۔ حیدر کہاں ہے؟ سر وہ اپنے کمرے میں ہے، شاویز نے ماسی سے پوچھا۔ آپ صحیح وقت پر آئے ہیں سر، وہ لڑکی ہے نا ہانیہ، لگتا ہے وہ آج اس کو مار دیں گے۔ شاویز بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا وہ حیران رہ گیا۔ حیدر نے ہانیہ کو بالوں سے جکڑا ہوا تھا اور ہانیہ کا چہرہ ایکویریم میں ڈالا ہوا تھا۔ ہانیہ بری طرح سے زخمی تھی۔ شاویز نے نوکروں کو آواز دی اور خود حیدر کو پکڑا جس پر اس وقت خون سوار تھا۔ ہانیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حیدر یہ مر سکتی ہے، ہمیں ابھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، میں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا اسے، وہ کہتے ہوئے۔ آپ کے مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ حیدر نے سرد مہری سے جواب دیا۔ شاویز اب اس کو گھر لے کر جانا چاہیے۔ گھر نہیں جا سکتی وہ ابھی۔ حیدر تو پاگل ہے، اس کی حالت ابھی صرف خطرے سے باہر ہے، تم اس کی حمایت مت کرو۔ اچانک شانزے اور ارم نے پورے ہاسپٹل میں شور مچا دیا۔ حیدر، ہانیہ، شاویز نے پریشانی سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہانیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ہانیہ کدھر گئی؟ حیدر نے حیران سے شاویز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سوئے، وہ سوائے اپنے گھر کے کہاں جا سکتی ہے؟ رکشہ روکو پلیز بھائی، مجھے مڈل ٹاؤن جانا ہے۔ رکشے والے نے ہانیہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ خیر تو ہے باجی، تم سے مطلب جتنا کہا ہے اتنا کرو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ ہانیہ کے یہ رویہ دیکھتے ہوئے رکشہ والا بولا، باجی غصہ کیوں کر رہی ہو؟ رکشے والا بولا، باجی غصہ کیوں کر رہی ہو، چلے آ جائیے اسلم لال، چلے آ جائیے۔ ہانیہ رکشے میں سوار ہو گئی۔ اسلم لالا، اسلم لالا، ہانیہ چیختی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ارے ہانیہ بیٹی آپ، یا اللہ کا شکر ہے آپ آ گئی، ہم تو اتنے پریشان تھے۔ لالا میری بات غور سے سنیے، کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ کسی نے اچانک دروازہ بری طرح پیٹا۔ مس ہانی، ہم جانتے ہیں کہ آپ اندر ہے،
आप प्लीज़ जल्दी बाहर आ जाए वरना हम कोई सख्त रिएक्शन लेंगे। सर, ये ऐसे सुनने वाले नहीं हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। हैदर की गरजदार आवाज़ सुनकर हानिया जैसे काँपी। अब मैं क्या करूँ? हानिया की आंखों में आंसू जारी थे। वो जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर थी। अना भी, मेरी आप बात सुने, आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ ज़रूर बेटी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। शावेज़, हैदर ने शावेज़ को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता हानिया इस तरह बाहर आएंगी। हमें कोई सख्त रिएक्शन लेना पड़ेगा। हैदर, वो देखो। शावेज़ ने आंखों के इशारे से हैदर को पीछे देखने को कहा। हैदर जैसे ही पीछे मुड़ा, हानिया बुर्का पहने हाथ में बैग लिए गेट से बाहर आ रही थी। हा हा हा। हैदर ने हानिया को इस हालत में देखकर ज़ोरदार कहकर लगाकर उसकी आवाज़ पूरे गार्डन में गूंज रही थी। वाह मिस हानी, आपको अपने गुनाहों की इतनी शर्मिंदगी है कि मुंह छुपा कर फिर रही है। वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी जख्मी हालत में भी आप अस्पताल से भाग गई। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। हैदर ने फिर तर्जिया कहते हुए ताली बजाई। हानिया चुपचाप खड़ी इसको घूरने में मसरूफ़ थी। अब चलिए मिस हानिया, अगर आपका चूहे बिल्ली का ये खेल ख़त्म हो गया हो तो चलिए, अब घर जाने का वक्त हो गया है। इसको गाड़ी में बिठाओ। हैदर ने लेडी कांस्टेबल को कहा। रात 11 बजे। सर, हैदर कहाँ हैं? शावेज़ हैदर को ढूंढता हुआ इसके कमरे में आया। हैदर के कमरे में भी इंतहा अंधेरा था। अब वो चुपचाप एक सोफे पर बैठा सिगरेट सुलगाने में मसरूफ़ था। इसके दूसरे हाथ में वाइन मौजूद थी। शावेज़ ने साइड लैंप जलाया और हैदर के करीब जाकर बैठा। हैदर, ये सब कुछ क्या है? क्या मतलब क्या है? हैदर ने शावेज़ को देखते हुए लापरवाही से बोला। तू एक तरफ हानिया पर जुल्म कर रहा है, दूसरी तरफ अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है। क्यों? तू अपने अंदर जलती इस मोहब्बत की आतिश को तस्लीम क्यों नहीं कर लेता? तू सिर्फ अपनी ज़िद की खातिर हानिया पर जुल्म कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तू अपनी बकवास बंद कर। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो नज़रें क्यों चुरा रहा है? एक बात तो बता, तूने हानिया की वो वीडियो वायरल क्यों नहीं की? क्यों मुझसे और चंद दोस्तों से इस पर कमेंट करवाए? तूने जिस बेल्ट से हानिया को मारा, इसको क्यों जला दिया? जिस एक्वेरियम में इसका चेहरा डुबोया था, इसको क्यों तोड़ दिया? जिस हाथ से तूने इसको मारा, इस हाथ पर ये कट्स कैसे लग गए? अगर ये सब गलत है तो तेरा ये चेहरा इतना सुर्ख क्यों है और तेरी आंखों में मौजूद इतने अश्क क्यों है? बोल हैदर, तू चुप क्यों है? हैदर, जाकर उससे बात कर, अपने अंदर की इस जुनून को ख़त्म कर, अभी भी वक्त है। हैदर उठकर उसके कमरे में गया। हानिया ज़मीन पर बैठी अपना मुंह पैरों में छुपाए हुए थी। हैदर ज़मीन पर हानिया के बराबर में बैठकर इसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया, वो हानिया ना थी बल्कि इसकी आया की बेटी अनम थी। हैदर पर इसका चेहरा देखते ही तूफान तारी हो गया। तुम कौन हो और हानिया कहाँ है? हानिया बुरी तरह हिना के घर का दरवाज़ा पीट रही थी। कौन है? हानिया, तुम अंदर आओ। कहाँ थी इतने अरसे से और ये क्या हालत बनाई रखी हो तुमने? तुम ठीक तो हो ना? हिना, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी मदद करो, मगर प्लीज़ मुझसे वादा करो तुम मेरे बारे में हैदर को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज़ हिना। हाँ ज़रूर नहीं बताऊंगी, मगर तुम मुझे तो बताओ क्या बात है। मैं खुद नहीं जानती क्या हुआ, बस सिर्फ इतना अंदाज़ा है कि हैदर किसी गलत फहमी का शिकार है। तुम प्लीज़ मेरी मदद करो पाकिस्तान से जाने में। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम प्लीज़ मेरे घर जाओ और मेरा पासपोर्ट और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मुझे ला कर दो, क्योंकि अगर मैं खुद गई तो इसको शक हो सकता है। ठीक है, मैं सुबह होते होते। नहीं हिना, हानिया ने हिना की बात काटते हुए कहा। प्लीज़ हिना, मेरे पास टाइम नहीं है, और हैदर जब ये देखेगा कि वो लड़की कोई और है तो वो ज़रूर मुझे ढूंढता हुआ तुम्हारे घर भी आ सकता है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे रूम में जाओ। तुम अपने लिए कुछ सामान बैग में रखो, मैं तुम्हारे घर जाती हूँ। और हाँ, ये मेरा मोबाइल तुम रखो, मैं दूसरा मोबाइल ले लूँगी, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा हानिया, अब मैं चलती हूँ। तुम ऑनलाइन अपनी सीट बुक करा लो, ठीक है? हाँ ठीक है।
हैदर ने इसकी लड़की को घसीटते हुए शाविज के सामने धक्का दिया। देख, तू बहुत हानिया की तारीफें कर रहा था ना, अब देख, अगर वो बेगुनाह होती तो इस तरह मुंह छुपाकर भागती। वो लड़की बुरी तरह रो रही थी। शाविज अपना सर पकड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। मैं तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ हानिया कहाँ है। मैं नहीं जानती साहब, मुझे जाने दे। तुम ऐसे नहीं बताऊंगी। हैदर ने इस लड़की को बाल से पकड़कर खड़ा किया और मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो लड़की इस नौजवान के हाथ से थप्पड़ खाकर लड़खड़ाती हुई जमीन पर जा गिरी। हैदर के मजबूत हाथों से पड़ने वाले थप्पड़ इस लड़की का होठ चीर गया। शावेज ने इस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, देखो, ये आदमी बहुत जालिम है। अगर तुम इसको सब सच नहीं बताओगी तो ये तुम्हें जान से मार देगा। देखो, तुम यहाँ अपने पैरों पर चलकर आई हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी यहाँ से लाश जाए। शावेज ने शरारती अंदाज में इस लड़की को डराने के मकसद से कहा, देखो, यह आदमी 11 लोगों का कत्ल कर चुका है और तुमने देखा होगा ना कि तुम्हारी हानिया मैडम का भी इसने क्या हाल किया है। देखो, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, शावेज ने होठ बिचकते हुए कहा, और अगर तुम यहाँ से माजूर होकर गई तो उफ, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। तो इससे बेहतर है कि तुम चुपचाप हमें हानिया के प्लान के बारे में बता दो, वरना। नहीं साहब, मैं बताती हूँ, मैं आपको सब बताती हूँ। अनाबी की इस डरपोक बेटी ने हानिया के उठने वाले हर अगले कदम की कहानी सूद समेत हैदर और शावेज के सामने खोल कर रख दी। हैदर ने मुस्कुराते हुए शावेज की तरफ देखा। शावेज इस लड़की के आगे चंद पैसे करते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। वो लड़की शुक्रिया अदा करते हुए हैदर विला से ऐसे भागी जैसे गधे के सर से सींग गायब हुए। हैदर ने शावेज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम जानते हो हमें क्या करना है। अना भी मैं हानिया की दोस्त हूँ, और ख्याल रखो थोड़ा जल्दी आप इसके कमरे में जाए और मुझे उसका ब्लैक वाला बैग ला कर दीजिए। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि वो लड़की भागती हुई वहाँ आई। माँ, माँ, अम्मा, सुनो, वो जो साहब है ना। हिना ने इस लड़की को झंझोड़ते हुए कहा, मुझे बता क्या हुआ। वो हैदर साहब है ना, यहाँ आ रहे हैं। हैदर साहब आ रहे हैं? वो आपके पीछे खड़े हैं। अरे देखो शावेज, लौट के बुद्धू घर को आए। फजूल बातें मत करो हैदर। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मैं तो हानिया से मिलने आई थी, मगर शायद वो कहीं गई है, यहाँ नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर तुम्हारी हानिया से कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। हैदर चुपचाप खड़ा मुस्कुरा कर हिना को देख करता रहा। हिना ये कहते ही वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ी। हैदर ने इसका रास्ता रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी कहाँ है? हिना, इतने अरसे बाद मिले हैं, कुछ देर बैठो। वो मुझे ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। अरे हिना, मेरी बात सुनो, कुछ तो दोस्ती का हक अदा करती जाओ। ये कहते हुए हैदर ने अपने हाथ हिना के कंधे पर रखे। और दोस्ती का ही हक अदा कर रही हूँ हैदर, और आज के बाद मुझसे इस तरह बात मत करना, समझे? चीरते हुए लहजे में कहा, तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। हानिया, हानिया। हिना हानिया को आवाज़ें देती अंदर आई। कहाँ थी तुम? वो मैं रूम में थी। तुम बताओ, पासपोर्ट मिल गया तुम्हें? जी मिस हानिया, मिल गया। आपका पासपोर्ट भी और आप भी। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में गन थी जो हिना के सर पर रखी गई थी। हानिया बेजान खड़ी उनको देख रही थी। इतनी आसानी से नहीं हैदर अली शाह, हानि अब तुम्हारे हाथ नहीं आएंगी। ये कहते ही हानि ने पास खड़ी गार्ड्स के हाथ से गन छीनी और हैदर के सामने की। हैदर ने हानिया की इस हरकत को देखकर एक जानदार कहकह लगाया। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक कदम भी आगे मत बढ़ना, वरना इसमें जितनी भी गोलियां हैं वो तमाम गोलियां मैं तुम लोगों के सीने में उतार दूंगी। हैदर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, हानिया ने एक फायर शावेज के कंधे पर किया। शावेज के मुंह से एक करहा निकली, वो दूर जाकर गिरा। हैदर ने जैसे ही शावेज को देखा वो शावेज की तरफ भागा। हिना ने बचकर हानिया को मुखातिब करते हुए कहा, हानिया तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, हानिया गुर्राई। और किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसका भी यही अंजाम करूँगी। और मिस्टर हैदर अली शाह, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो?
तुम तो जानते हो ना मैं एक कातिल हूँ, पहले तुम्हारी बहन और अब शायद ये। हानिया ने शावेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। हानिया की ये बात सुनते ही हिना फटी आंखों से हानिया को देखने लगी। हैदर ने हानिया को देखते हुए कहा, तुम्हारा कत्ल मैं अपने हाथों से करूँगा। हानिया, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, चैन से तुम भी नहीं बैठूंगी। मुझे मारने का तुम्हारा यह अरमान तुम्हारी सज़ा के लिए काफ़ी है। हैदर अली शाह, अब मेरा पीछा मत करना, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हानिया ने हैदर को देखते हुए कहा। उसने अपना बैग उठाया और ज़मीन पर गिरा अपना पासपोर्ट उठाकर बाहर की जानिब गई। हैदर, हमें शावेज को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ चलो जल्दी, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। आई एम सॉरी सर, ही इज़ नो मोर। क्या बकवास कर रही है आप? हिना ने डॉक्टर को देखते हुए कहा। आपके मरीज की हालत बहुत ख़राब थी, जिसके बाद हम इन्हें नहीं बचा सके। इनको काफ़ी चोटें आई थी, जिनके दर्द की वो ताब न ला सके। चोटें? कैसी चोटें? इसे तो सिर्फ एक गोली लगी थी। आपका दिमाग तो ठीक है? क्या बोले जा रही हैं आप? हैदर ने चिल्लाते हुए डॉक्टर को कहा। देखें, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। आपके अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उन्हें सिर्फ एक गोली लगी थी और आप किस चोटों की दास्तान हमें सुना रही है? क्या आप इनके साथ नहीं जो छत से गिरे थे? नहीं, हम उनके साथ नहीं हैं। आपको यही नहीं पता कि मरीज़ कौन है? सर, आप तहम्मुल से बात करें, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। सीनियर डॉक्टर ने हैदर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आप प्लीज़ मेरे साथ आए। हिना, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है, हिना ने आंसू पोंछते हुए कहा। हैदर, हानिया का क्या हुआ? मैंने चीफ कमिश्नर से बात की थी। इनका ख्याल है कि हानिया भागने के लिए हाईवे का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि धुंध की वजह से फ़्लाइट बंद है। तो बस एक यही रास्ता है इसके पास यहाँ से निकलने का। बस अल्लाह अब हम पर कोई आजमाइश न डाले। हिना ने हैदर को देखते हुए कहा। लेकिन हैदर, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। फ़्लाइट तो आज बंद है, मगर हानिया तो कल रात से फ़रार है। ये ना हो कि अब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई होंगी, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी गलती की सज़ा इसको मिल नहीं पाएंगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, हैदर ने माथे पर बल डालते हुए कहा। अच्छा, तुम मुझे अपना फ़ोन देना, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, मुझे एक कॉल करनी है। हाँ ज़रूर, तुम बात करो, मैं नीचे से कॉफ़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? हैदर ने मोबाइल में उंगलियां घुमाते हुए कहा। वो जैसे ही नंबर डायल करने लगा तो अचानक हिना का फ़ोन बजा। हैदर ने रिसीव कान से लगाया। अभी वो कुछ कहने ही लगा था कि मुखालिफ सिम से आने वाली आवाज़ ने हैदर के होश उड़ा दिए। सुना जो सुना, इसके कान इसकी बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था। स्वीडन की हसीन हवाएं, खिलखिलाते फूल, जिंदा दिल लोग, खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हानिया को इसकी बेगुनाही का यकीन दिला रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, हानिया ने खासी खुश होते हुए आनी को देखते हुए कहा। आप सबको आनी का मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। हानिया के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसे इस दुनिया की आगोश में तन्हा छोड़कर अपनी असल दुनिया में चले गए थे। आनी एक उम्र रसीदा खातून थी, जिन्होंने बचपन से हानिया को पाल पोस कर बड़ा किया। दरअसल वो उम्र रसीदा खातून एक बेटी की माँ थी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो खातून जवानी में इस बच्ची को पैदाइश पर अपने पैरों से माजूर हो गई थी। जब उसकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हुई तो ज़माने का मुकाबला करने के काबिल हुई तो उसने आनी को छोड़ दिया। वो, आप कैसी है आनी? हानिया ने नम आँखों के साथ आनी की गोद में अपना सर रखते हुए कहा। हमारी जान, कैसा हो तुम? अपने आनी को भूल गया था तुम? हम तुमको रोज़ दुआ करता था कि तुमको कहीं अल्लाह के अमान में हो। आनी रोते हुए हानिया से मुखातिब थी। दरअसल आनी स्वीडन की ही शहरी थी, जिसके बास इनकी उर्दू थोड़ी कमज़ोर थी। हानिया, तुम जाकर अपना कमरा में रेस्ट करो, हम कल गपशप लगाएंगा अपनी बेटी के साथ। हानिया ने मुस्कुराते हुए आनी का माथा चूमा। 3 दिन पहले
हैदर ने कान से फ़ोन हटाकर सामने से आती हिना को नफ़रत भरी निगाहों से देखा। वो बमुश्किल यही बोल पाया, आखिर क्यों? इसकी आंखों में नमी थी। शायद इसलिए क्योंकि अब तक वो किसी बेगुनाह को गुनहगार समझकर इसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देता आया था। इससे पहले हिना अपनी झूठी गवाही हैदर को सुनाती, वहाँ पुलिस की एक बड़ी टीम पहुँच चुकी थी। हिना इन सब को बौखलाए हुए देख रही थी, क्योंकि शायद अब वहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता न था। 2 हट्टी कट्टी लेडी कांस्टेबल ने अपनी पूरी ताकत से हिना के बाजू दबोच रखे थे। हैदर, हैदर मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। हैदर, मैं मार दूंगी सबको, मैं मार दूंगी जो भी हमारी मोहब्बत के बीच आएगा, अपनी जान से जाएगा। वो हैदर बेजान कुर्सी पर बैठे सिर्फ अपने गुनाहों की गिनती गिन रहा था, जिसमें शायद वो नाकाम रहा था, क्योंकि इसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। हम तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया। हानी, तुम उठ गया? अरे आनी, आपने इतनी मेहनत क्यों की? मैं खुद बना लेती। हम रोज़ाना अकेले यही सब करता। अरे महानत कैसी? आनी ने मुस्कुराते हुए हानिया को कुर्सी पर बहुत ही शफकत से बिठाया। पर आनी, आपकी हानिया अब आ गई है ना, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। हानिया ने काफ़ी संजीदगी से आनी को पुकारा। जी आई। हानिया, जी आनी। हानिया, हमको मालूम है कि तुम मुश्किल में हो, इसलिए तुम यहाँ हो। हमको बता दो क्या बात है, हमारा बेटी क्यों परेशान है? जुमले नामुकम्मिल है और लफ्ज़ भी अधूरे। मैं अपनी इस कहानी की दास्तां कहाँ से शुरू करूँ? वो अल्फाज नहीं मिलते। मेरी जान, तुम बता दो, हम सुन रहा है। आनी, आप जानती हैं मैंने कभी उसे बदवा नहीं दी और दे भी नहीं सकती। ना जाने क्यों अब तो मेरा पूरा वजूद ही गुनहगार लगता है। अब तो पहले से ज़्यादा खुद को कोसती हूँ मैं। और अब जानती है, जब किसी बेगुनाह को कसूरवार ठहरा कर कटघरे में खड़ा किया जाता है तो मजलूम के दिल आँख से गुजरने वाला एक भी अश्क अर्श को हिला कर रख देता है। मैं जानती हूँ आनी, एक दिन हकीकत इसके सामने ज़रूर आएंगी, पर इस वक्त सिवाय पछतावे के और कुछ ना होगा। हानिया ने अपना चेहरा बेदर्दी से पोंछते हुए कहा। अच्छा आनी, अब मैं निकलती हूँ। मैंने एडमिशन ले लिया है, क्योंकि मैं अब ये सब भूल जाना चाहती हूँ। 6 महीने के बाद। हैदर, मेरे शहर आओ ज़रार। चाचा जान, कैसे हैं आप? हैदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो कराची जाकर तुम तो मुझे भूल ही गए हो। नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। कराची में कोई लड़की तो नहीं मिल गई? नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है, काम में बिज़ी था। अच्छा, जितना तू ऐसे काम में, मैं जानता हूँ कौन से काम में तू बिज़ी था। शावेज़ ने उसे देखा और कहा, कोई लड़की? इम्पॉसिबल। शावेज़ ने हंसते हुए बात ख़त्म की। अरे हैदर ने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ से शावेज़ भागता हुआ इसके करीब आ रहा था। शावेज़ के हाथ में एक नीले रंग की फाइल थी, जो वो हवा के ज़ोर से आगे पीछे घूम रही थी। शावेज़ का चेहरा जर्द हो रहा था। यार, तूने आज जाना था, तेरी फ्लाइट है। हाँ याद है मुझे, मैं जानता हूँ कितना याद है तुझे। तू किसी की याद से बाहर निकले तो तुझे कुछ याद रहे ना। मैं क्या करूँ, किसी बेगुनाह, और वो भी अपनी ही मोहब्बत को बिना किसी गलती की इतनी सख्त सज़ा दी मैंने। तू जानता है, मुझे खुद से शिकायत है, अंदर ही अंदर एक नदामत है। मेरा दिमाग मुझे जो कहता गया मैं वो करता गया। मैं उदास, मैं दिल मुझे रोकता रहा मगर मैं मेरा दिल मुझे रोकता रहा मगर मैं कर गया। मैं बेहिस्सी की हद इतनी पार गया कि वो रोती रही, चिल्लाती रही मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। मैं इतना बेरहम हो गया था शावेज़। हैदर बुरी तरह चिल्ला रहा था और ज़ोर ज़ोर से शावेज़ को झंझोड़ रहा था। इसकी आवाज़ में एक तकलीफ़, एक नदामत हैदर को अंदर ही अंदर खाती जा रही थी।
اس کی تکلیف، اس کے آنسو، اس کی شرمندگی دیکھ کر شاویز کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تو جانتا ہے میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کتنی کوشش کی، مگر وہ مجھے نہیں ملی شاویز، وہ مجھے نہیں ملی۔ حیدر کی حالت ناقابل برداشت تھی، وہ خود کو ہر پل کوس رہا تھا۔ ہانیہ، ادھر ہمارے پاس بیٹھو۔ آنی نے بہت ہی شفقت سے ہانیہ کو اپنے قریب بلایا۔ وہ حیران تھی کیونکہ آنی کے ساتھ ایک لڑکا بھی بیٹھا تھا۔ وہ شکل سے پاکستانی لگ رہا تھا۔ آپ؟ ہانیہ نے سوالیہ انداز میں اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، میں رومان، آنی کا بھانجا۔ رومان، نائس ٹو میٹ یو۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مس ہانی۔ ہانیہ، اس نے جیسے ہی رومان کی بات کا آخری فقرہ سنا تو گویا اس کے جسم میں ایک انجان خوف کی لہر دوڑی۔ اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ ہاں جی بولیے ہانیہ۔ ایک دم چوکی۔ ہانیہ ایک دم چوکی۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ رومان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دور رہو مجھ سے، اور خبردار آج کے بعد مجھے ہاتھ لگایا یا میرے قریب آنے کی غلطی بھی کی کوشش کی۔ ہانیہ نے اپنی نازک سی انگلی اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے چلا کر بولا۔ ہانیہ کی آواز سن کر آنی اپنے دونوں ہاتھوں سے ویل چیئر کو گھماتے ہوئے آئی۔ کیا ہوا؟ رومان کافی پریشان ہو گیا تھا ہانی کی اس حرکت پر۔ وہاں چند منٹ ساکت خاموشی رہی۔ اوہ، آئی ایم سو سوری۔ ہانیہ ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ آنی نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا۔ میں نے تو بس ان سے پوچھا تھا، شاید وہ خفا ہو گئی، رومان بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ حیدر، آج شام ہم جائیں گے، وہیں ہے میٹنگ۔ حیدر، آج شام ہم برگ کیفے جائیں گے، وہیں ہے میٹنگ۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گا، بس تم ٹائم پر پہنچ جانا۔ ہاں، میں تو آ جاؤں گا ٹائم پر۔ اوہ اسٹاپ پلیز، سم ون ہیلپ می، اسٹاپ، ویٹ، آئی واچ ہم۔ اوہ شکریہ، من تھینکس۔ آپ اردو بول لیتی ہے؟ حیدر نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے اس کو دیکھا۔ ہاں میں بول لیتی ہوں اردو، ویسے شکر ہے اگر آپ اس وقت میری مدد نہ کرتے تو میری یہ قیمتی فائل وہ لے جاتا۔ اپنے زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگی۔ حیدر بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ تبھی اچانک اس کی نظر اس کی اپنی کمپنی کی فائل پر پڑی۔ آپ کے پاس یہ فائل؟ حیدر نے کافی حیرانی سے پوچھا۔ میں آج اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں، میرے باس نے یہ کام مجھے دیا ہے۔ کمپنی کے مالک اتنی غیر ذمہ دار ہے کہ اب تک نہیں آئے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اوہ نائس ٹو میٹ یو مس سمن، مائی سیلف از حیدر، حیدر علی شاہ۔ حیدر نے خاصی طنزی انداز میں اپنا تعارف سمن سے کروایا۔ سر آپ؟ سمن فوراً بوکھلا سی گئی۔ مجھے معاف کر دے، آئی ایم ریئلی سوری سر۔ وہ میں نہیں، اٹس اوکے۔ ہانیہ، وہ میرا بیٹا تم سے ایک بات کرنا تھا۔ جی آنی بولے، میں سن رہی ہوں، قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹی رومان اچھا ہے، ہم چاہتا ہے تم اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکو، جانو اس کو۔ اس دن جو تھا تم بہت ناراض ہوا تھا تم سے، پر ہم جانتا ہے کہ تم ڈسٹرب ہے، اس لیے تم وہ سب کیا۔ اچھا اب تم ہمارا بیٹی ہمارا بات مانے گا؟ جی آنی، آپ کی بات اور ہانیہ نہ ماننے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنی کے ہاتھ کو چومے۔ تم آج رومان کے ساتھ باہر جاؤ، تھوڑا مائنڈ فریش ہوگا تمہارا۔ مگر میں اس کے ساتھ؟ تم نے کہا تھا تم ہماری بات مانے گا۔ پر نہیں ہانی، تم تیار ہو جانا، ہم نیچے رومان کو ساتھ بٹھا ہے۔ اوہ آنی، ہانیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ کالے رنگ کا گھیردار پاجامہ اور کالے رنگ کی قمیض جو گھٹنوں سے ایک بالش اونچی تھی، حسب معمول بھورے بال شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں ویلویٹ کا چھوٹا سا پرس تھا، آنکھوں پر مسکارا اور لائٹ پنک کلر کی لپسٹک۔ سردی کے باعث قدرت گلابی گال اس کی خوبصورتی قابل تعریف تھی۔ ہانیہ آپ یہاں بیٹھیے، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، کافی بے رخی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے سے واضح تھا کہ
وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا۔ ہانیہ منہ بنائے یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی اس کی نظر حیدر پر پڑی جو ایک لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے چند منٹ اس کا چہرہ دیکھا، پھر اچانک ایک خوف کے بعد سر جھٹک کر لمبے لمبے قدم بڑھانے لگی کہ اچانک اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل جا گری۔ اس کے گرتے ہی سب کی توجہ کا مرکز وہ بن گئی۔ ہانیہ! اس کی بھاری آواز ہانیہ کے جسم سے ٹکرائی اور پھر کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو نرمی سے کھڑا کیا۔ ہانی! وہ اس کی باہوں میں موجود تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں چمک تھی مگر اپنے گناہوں کی اداسی بھی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں خوف تھا مگر ایک انجان عشق، انجان محبت، ایک آتش۔ ہانیہ! آہ! وہ دھیما لہجے میں، ہانیہ میں تمہیں بہت ڈھونڈ رہا تھا۔ میں سرد گردان پھرتا رہا تمہاری تلاش میں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہہ پاتا، ہانیہ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ کاش تم مر جاتے حیدر علی شاہ، کاش! پھر تم حقیقت سے آشنا ہوتے۔ میں حقیقت جان چکا ہوں ہانیہ۔ اس کے چہرے میں ایک شرمندگی تھی۔ ہانیہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں چاہتا ہوں، میں معافی کے قابل نہیں ہوں مگر پھر بھی جانتا ہوں تمہارا دل میری طرح پتھر نہیں ہے۔ وہ دل میں وہ جو 6 ماہ سے کسی کی نفرت کے آتش میں جل رہا تھا، آج وہ دل موم بن گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اشکوں کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ حیدر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا، جھکی آنکھیں، گرے کندھے، جکڑے ہوئے ہاتھ معافی کے طلبگار تھے۔ اب میں نے بہت کچھ کھویا ہے ہانی۔ وہاں چند منٹ خاموشی رہی۔ وہ نازک لڑکی اس بکھرے وجود کے سامنے دل ہار چکی تھی۔ اس نے اس کے جکڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں چھپایا اور ان گلابی پنکھڑیوں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کے ہونٹوں کی مٹھاس اتنی میٹھی تھی کہ اس کی دھڑکن پھر دھڑکنا شروع ہو گئی۔ ان کا ملن دیکھ کر موسم میں بہار آ گئی، کلیاں کھل اٹھی، پھول لہرانے لگے اور پہنچی محبت کی یہ داستاں اپنی شروعات کو۔ عشق آتش ہے، ختم شدہ۔ اس کہانی کا اینڈ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹ کریے گا۔ مجھے تو اچھا نہیں لگا۔ ایک لڑکی کو ایسے لڑکے سے کیسی محبت ہو سکتی جس نے اس پر اتنا ظلم کیا ہو؟ مجھے تو اس کی اینڈنگ پسند نہیں آئی۔